हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ सिंगापुर गॉट क्रेजी रिच। सिंगापुर की सरकार ने 1960 में सरकार के पास सिर्फ 44% ज़मीन पर कब्जा था, लेकिन 2009 में उसके पास देश की 90% ज़मीन आ गई। 2022 तक सिंगापुर ने 24 नए शहर बसाए, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा फ्लैट है। इस देश में बेहतरीन टैक्स सिस्टम भी है। दिल्ली से भी आधे इलाके में बसी सिंगापुर इंडस्ट्री, टूरिज्म, एयरपोर्ट, स्कूल और ग्लोबल लेवल के ऑफिस बने हुए हैं। मात्र 734 स्क्वायर किलोमीटर में फैले और 56 लाख की जनसंख्या वाला सिंगापुर 90% से ज़्यादा लोगों के पास खुद का घर है। कभी इस देश भर में भारत की तरह अंग्रेजों का राज था, लेकिन फिर भी इस देश ने इतनी तेज़ी से तरक्की की जिससे अच्छे अच्छे देश काफ़ी पीछे रह गए। 1940 में आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में फंसी हुई थी और अंग्रेज का इस देश पर कब्जा था। समुद्र के किनारे होने के कारण यह देश अंग्रेजों के लिए काफ़ी अहमियत रखता था, क्योंकि यहाँ के पोर्ट से वह कई देशों पर कब्जा बनाए रखता था। लेकिन 1942 में जापान ने यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाकर सिंगापुर को अपने कब्जे में ले लिया। जापान ने सिंगापुर के लोगों पर काफ़ी जुल्म ढाए और यहाँ की इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, जिसके बाद जापान सरेंडर कर दिया और सिंगापुर का कंट्रोल फिर से अंग्रेजों के पास आ गया था। लेकिन विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की हालत खस्ता हाल हो चुकी थी और उन्होंने 9 अगस्त 1959 को आज़ाद कर दिया। अब सिंगापुर स्वतंत्र था, लेकिन यहाँ पर उसके सामने कई चुनौतियाँ खड़ी थी, जिसमें सबसे बड़ी थी वहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों के पास रहने की कमी। लोग छोटे छोटे इलाकों में बिना किसी मूलभूत सुविधा के रहने को मजबूर थे। यहीं से शुरू हुई सिंगापुर की डेवलपमेंट की कहानी। 1960 में सिंगापुर की खुद की सरकार बनती है और यहाँ की ली कुआन यू को वहाँ का प्रधानमंत्री चुना जाता है। ली की सरकार वहाँ के लोगों को परेशानी को देखते हुए सबसे पहले देशवासियों के लिए घर की प्लानिंग का काम करना शुरू करती है और इसके लिए हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाता है। इसका काम देश में बढ़ते हुए गरीब आबादी के लिए रेंटल घर बनाना। अंग्रेजों के समय में सिंगापुर में चीन और मलेशिया लोगों की एक बड़ी तादाद थी, जो अंग्रेजों के जाने के बाद झुग्गियों में रहने लगे थे और इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। चीन और मलेशिया के लोगों के बीच झगड़े बढ़ते लगे थे। सिंगापुर की सरकार भी उसको मना नहीं कर पा रही थी और झुग्गियों को छोड़कर बनाए जा रहे मकानों में शिफ्ट हो गए। इसके बाद 25 मई 1961 को एक बड़ी झुग्गी बस्ती में आग लग जाती है, जिसमें 4 की मौत और 16,000 के करीब लोग बेघर हो जाते हैं। अब ये 16,000 लोग सड़क पर आ गए थे। इनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री ली कुआन यू और हाउसिंग बोर्ड की थी। दोनों ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया और 1 साल के अंदर इन लोगों को नए घरों में शिफ्ट करा दिया। इसके साथ ही अगले 5 साल के अंदर उस जगह का नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बना दिए गए। यह वक्त था जब सिंगापुर की सरकार और उसके हाउसिंग बोर्ड पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा था। सरकार भी ये बात समझ चुकी थी कि उनके पास जगह कम है और लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिससे बाद हाउसिंग बोर्ड को इसका समाधान खोजने को कहा गया। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार 1966 में एक बिल लेकर आती है, जिसके अनुसार अब लोगों को ज़मीन लेकर वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाने लगी। हालांकि जिससे ज़मीन ली जाती है उन लोगों को मार्केट के हिसाब से पैसे दिए जाने लगे। इसके बाद यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनने लगी। शुरुआत में सिंगल रूम फ्लैट की बेसिक बिल्डिंग बनाई जाने लगी ताकि कुछ समय तक लोगों को यहाँ रोका जा सके। उसके साथ हाउसिंग बोर्ड अपना काम कर रहा था, लेकिन फिर भी ज़मीन कम थी और इसी को ध्यान में रखते हुए समुद्र में इमारत बनाने का काम शुरू हुआ। आज सिंगापुर का जो कुल एरिया है उसका 1/5 समुद्र में ही बनाया गया। 1960 में सरकार के पास सिर्फ 44% ज़मीन पर कब्जा था, लेकिन 2009 में उसके पास देश की 90% ज़मीन आ गई थी। सरकार ने 1966 में एक स्कीम शुरू की, जिसमें होम ओनरशिप का नाम दिया गया। यह सिंगापुर में हर आदमी के घर का सपना पूरा करता था। इसके साथ ही 2022 तक सिंगापुर ने 24 नए शहर बसाए, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा फ्लैट हैं। ये सभी शहर इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए, जिसमें स्कूल, स्टोर, अस्पताल और दूसरी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा गया। इसके साथ ही सभी शहरों में मेट्रो से जोड़ा गया। ऐसा करने के लिए सरकार के पास फंड की ज़रूरत होती है। इसके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम है। सिंगापुर में 55 साल से कम उम्र कि हर शख्स को अपनी सैलरी का 20% पैसा सोशल सेविंग फंड में जमा करना होता है। इसके साथ ही यहाँ काम कर रहे हो कंपनियों को 17% इस फंड में जमा करना होता है। इस रकम को उस शख्स कुछ कारणों से ही निकाल सकता है, जिसके घर में खरीदना भी एक है। इस फंड का यूज करके हर सिंगापुर का शख्स आसानी से घर खरीद सकता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हाउ सिंगापुर गॉट क्रेजी रिच। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।